नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 14 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। आशा करता हूँ सभी की ज़िंदगी बहुत अच्छे से स्मूथ चल रही है और सभी अपनी पढ़ाई पे अच्छे से अच्छा ध्यान दे रहे हैं। और सबसे पहले जो पाकिस्तान के देशवासी हैं उन्हीं को सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम अपनी जो आपसी मतभेद हैं उनको छोड़ के हम आशा करेंगे कि जो हमारा जो देश पहले एक देश था उसी तरह हम सद्भावना और भाईचारे के साथ रहें। तो जितने भी मतभेद हैं उनको क्या बैठ के सुलझाया जा सकता है। क्या बीच में एक अपने पाकिस्तान और भारत के बीच में एक सबसे बड़ी कड़ी आती है, वो आतंकवाद की आती है। तो हमें बैठ के मिलके आतंकवाद के जो किस्सा है उसको सुलझाना पड़ेगा। ये इंडिपेंडेंस डे पे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जो दरार है वो दरार केवल और केवल आतंकवाद की है। और ये जरूरी नहीं है जो पाकिस्तान में जो स्पॉन्सर कुछ आतंकवाद हो रहा है, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप खुद एक जो देश के जो नागरिक हैं वो खुद सोचिए इस बात की। जो कि एक स्कूल पे, जब एक मिलिट्री स्कूल पे एक आतंकवादी अटैक करता है और उसमें क्या है 150 से ज़्यादा बच्चों की जब जान ले लेता है, तो आप देश भावना आपकी अलग है। मैं आपकी देश भावना के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। हर देश एक देश प्रेमी होता है, हर देश का एक जो नागरिक होता है वो देश प्रेमी होता है। उसके अलावा मैं उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता और ये भी नहीं कहूँगा देश प्रेमी नहीं हो, पाकिस्तान के बंदे भी अपने देश के प्रति प्रेम रखते हैं। लेकिन बात यह है कि जो आतंकवाद में ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आतंक वहाँ कहाँ जनरेट हो रहा है और किस तरह इसको रेडिकलाइज किया जा रहा है। ठीक है, धर्म से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आपको ये भी बात माननी जाती है कि नॉर्मली क्या है कि ये आपको क्या इस्लामिक कट्टरपंथी करके क्या करते हैं कि आतंकवाद को उकसाते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में 150 बच्चे मरे थे, उन माता पिता से जाके पूछो कि आतंकवाद क्या धर्म से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो ये आपको बात सोचनी है, अपने देश को आके ले जाना है। आज आज आप इस स्थिति को खुद देख लीजिए कि पाकिस्तान आज किस कंडीशन पे आ गया है। ठीक है, तो ये मतलब एक दूसरे को मेरी बुराई, मैंने आज ये बात कह दी तो आप बुराई करोगे। क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप अपने देश के नागरिक हो, अपने देश के प्रति जो क्या है एक जो भावना है उसको इनकलकेट करो। हमारा देश किस तरह आगे जाए, मैं केवल भारत के लिए नहीं करता हूँ, हर देश को अपने आगे जाने के लिए करना चाहिए। लेकिन आगे देश करने के लिए कभी भी आतंकवाद को स्पॉन्सर नहीं करना चाहिए। आपको भी ये मतलब करना है, क्योंकि आज कल जो 150 बच्चों के माँ बाप को उनको जो हानि हुई थी, उनको एक जो दर्द मिला था वो किसी और को नहीं मिलना चाहिए। तो आपको भी अपने जो स्टेट जो जो डेमोक्रेसी है उसको एम्पावर करना चाहिए। आपकी मिलिट्री को पावर कम करना चाहिए, मिलिट्री पावर को हमेशा कम रहना चाहिए। डेमोक्रेसी होती है तभी आपको आज़ादी मिल पाएगी, हर चीज़ें मिल पाएगी। ठीक है, और जब डेमोक्रेटिक देश ऊपर जाएगा ना तो हर नागरिक का है, तो आपको अपने देश में क्या है जो डेमोक्रेटिक जो भावनाएं हैं उनको उजागर करना है। और कुछ भी हो, मिलिट्री का जो पावर, कभी कभी क्या है मिलिट्री क्या करता है तख्ता पलट कर देता है, उसको सारे देशवासियों को क्या है उसका विरोध करना है। क्योंकि मिलिट्री कभी भी शांति नहीं लेके लाती है, शांति लाने का प्रयास करती है। लेकिन मिलिट्री जब पावर में आ जाती है ना तो वो हमेशा तानाशाही होती है। आप आज नहीं इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक देश को ही आप बढ़ावा दीजिए। तो अगेन आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आशा करता हूँ कि आपका देश मतलब ऊंचाइयों पे पहुंचे, बुलंदियां पाए और हम साथ मिलके, भारत और पाकिस्तान साथ मिलके मतलब हमेशा के लिए अच्छे एक रिश्ते के साथ, कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मोटिवेशनल कोट है वो देख लेते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद नहीं करनी आती। तो ये याद रखना, जीवन में कभी कभी कठिनाइयां आती हैं तो वो कभी बर्बाद करने नहीं आती है। जीवन हर आदमी के ना प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, कभी जिंदगी में उच्च और नीच स्तर दोनों आता है। तो ये नहीं होता है कि आपको वो कोई कठिनाई आई तो बर्बाद करनी आती है, बल्कि ये हमारी अंदर छुपी हुई जो सामर्थ्य हैं, शक्तियां हैं, उनको बाहर निकलने में मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आपसे उससे भी ज़्यादा कठिनाई है, तो कठिनाइयों को भी जान ले दीजिए। आप बताइए कि एक ही रास्ता था क्या जब सीता माता का हरण हुआ था और उसको रावण लेके चले गए। अब राम जब उनको खोज रहे थे तो उस समय तो पता था कि जब सीता माता को क्या है लंका में देखने जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है ना एक दूसरे से जुड़ी होती है। किस तरह जुड़ी होती है, अब उस समय सारे को ये था कि ये मतलब कैसे जाया जाए उसमें लंका में कैसे जाए। तो सब चुपचाप बैठे थे, हनुमान जी भी वहीं शांत बैठे थे, क्योंकि हनुमान जी को अपनी शक्तियों का पता नहीं था और वो एक तरह की कठिन परिस्थिति आ गई थी। तो उनको किसी ने एक तो उसको शक्ति के बारे में बताया कि आपके पास है, और वो एक कठिन परिस्थिति आई कि हाँ मैं इस चीज़ को लांग सकता हूँ। तो आप याद रखिए कि आपके अंदर जो सामर्थ्य है उसको वो क्या है बाहर निकालता है। वो कठिनाई आ गई है तो आपको उसकी कठिनाई से लड़ने की हिम्मत होती है कि कौन कितनी देर तक लड़ सकता है। और जो उस कठिनाई से अच्छी तरह से लड़ जाएगा ना तो कठिनाइयां उसकी ज़िंदगी में कभी भी उसको परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि उसने वो जो एक एंटीबॉडी होती है ना, जो हम किसी बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी क्या डेवलप करते हैं, तो वो उसके अंदर एक आदत इनकलकेट हो जाती है कि अब तो देखा जाएगा कोई भी कठिनाई आए, अरे मैं लड़ूंगा यार, कठिनाइयां मैंने बहुत देखी हैं। तो वो एक आपको अंदर एक हैबिट अपने आप वो आपको क्या है इनकलकेट करनी है कि कठिनाइयों को आप हमेशा क्या है, या कोई भी हो आ जाओ, मेरे को अपने आप पे भरोसा है,
कठिनाइयाँ मेरे को तोड़ नहीं सकती। तो आपको ये करना है कि कठिनाइयों को भी आपको साबित करा देना है कि कठिनाई क्या हो, मैं तुमसे भी कठिन हूँ और मैं तुमसे डरूंगा नहीं, केवल लड़ूंगा और तुमके ऊपर विजय पाऊंगा। तो ये अपने आप के अंदर आप क्या कीजिए, ये चीज़ें इनकलकेट कर लीजिए। तो आप सबसे पहले जो कल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके आंसर देख लेते हैं। इंदिरा वन मित्र योजना स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च की गई थी। छोटे छोटे जल्दी जल्दी मैं रिकेप करा देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जो कुछ 10 और 15 जो यूथ है उनका ग्रुप बनाया जाएगा, जो फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं उनका जो क्या है, उनके अंदर क्या, एक तो ये होते हैं ना मैंगो ट्रीज वगैरह, कुछ भी हो जो फ्रूट ट्रीज, उनको बढ़ावा दिया जाएगा तथा उनके जो जो उनको एक मेन स्ट्रीम में लेके आने की कोशिश किया जाएगा और उनको इनिशिएटिव भी दिया जाएगा फॉरेस्ट डेवलपर। तो फॉरेस्ट डेवलपर जो ट्राइब्स हैं उनके लिए ये इंदिरा वन योजना लागू की गई है। दूसरा है माउंट सिनाबर्ग वोल्केनो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है और नॉर्थ ऑफ सुमात्रा आइलैंड है, तो ये याद रख लेना। और जो कि अभी क्या है, हाल ही में एक डोरमेंट था कि मतलब बहुत सालों से डोरमेंट वोल्केनो क्या होता है कि बहुत सालों तक वो क्या है इरप्ट नहीं होता है, लेकिन उसको इरप्ट होने के चांस रहते हैं। तो वो अभी 2010 में, 2014 में और अभी 2020 में ये इरप्ट हुआ है। तो ये इसलिए आप देख लेना कि अभी पूछा जा सकता है माउंट जो सिनाबर्ग बंग है, सिनाबर्ग हो गया एन सिनाबंग है, ठीक है, ठीक है। वर्क ऑफ इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर स्टार्टेड। तो ये इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर जो देश का सबसे बड़ा है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, वो कहाँ स्टार्ट हुआ है? फ्रांस में। तो ये याद रखना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन है, मतलब यहाँ पे जो दो छोटे छोटे अणुओं को मिला के जो बड़ा अणु बनता है ना, वहां से एनर्जी प्राप्त की जाएगी। और इसमें जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है वो कौन दे रहा है? तो वो इंडिया का कंट्रीब्यूशन दे रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर। तो इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है? एक तो क्रायोस्टेट, ये चीज़ें इंडिया देगी, जैसे वो कूलिंग का मटेरियल हो गया उसको कूल डाउन करने के लिए, जैसे जब वाल शील्ड बनाएंगे बाहर, जो टेम्परेचर रेज होगा ना उसको किस तरह कूल किया जाएगा, वरना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इसमें। सन का जो सूर्य का जो कोर रत्न उससे ज़्यादा 15 मिलियन से ज़्यादा इसका टेम्परेचर रेज होगा। नेक्स्ट है द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल चेंज टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कौन से एक्ट के तहत किया गया? तो वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट जो इसमें फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे वारेन हेस्टिंग। और इसी के तहत एक आगे दूसरा जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसमें जो बॉडी क्रिएट की गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश अंडर एक्ट ऑफ 1784। तो एक्ट ऑफ 74 को क्या बोला जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट भी बोला जाता है और एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। कि जो 1773 के जो रेगुलेटरी एक्ट था उसमें जो कमियां रह गई थी उसको पूरा करने के लिए इसको लाया गया। तो ये जो बोर्ड दो, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, और डायरेक्टर ऑफ कोर्ट्स क्या देखेगा? केवल कॉमर्शियल अफेयर्स के बारे में देखेगा। इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी जो रॉकेट इंजन स्पेस, जो आप नॉर्मल देख लीजिए, जो इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट स्पेस एजेंसी है तो वह रॉकेट स्काई रूट देख लीजिए। तो अभी इंडिया ने कौन सी एक बॉडी स्टैब्लिश की थी जो प्राइवेट कंपनियों को भी एक लेवल फील्ड प्रोवाइड करेंगी स्पेस टेक्नोलॉजी में? क्योंकि आपको पता है प्राइवेट के जो योगदान है उसको हम अंडरमाइन भी नहीं कर सकते। सोशलिस्ट देश होने के साथ साथ हम मिक्स्ड इकोनॉमी भी है, हम प्राइवेट इंटरप्राइजेज का एक को अंडरमाइन नहीं कर सकते, और एक कंधे से कंधे मिला के हमें जरूरी है प्राइवेट का, अगर देश में डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ाना है। तो स्पेस एजेंसी के लिए कौन सी एक अथॉराइजेशन बनाया गया, अथॉरिटी बनाई गई, बॉडी क्रिएट की गई? तो वह है इंटरनेशनल कल का ही रह गया, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर। तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस बॉडी क्रिएट की गई। दूसरा था जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया जो स्कीम थी कि जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना, उनको डायरेक्ट बेनिफिट में जो सब्सिडी देना। तो ये स्कीम किसके द्वारा क्या है लॉन्च की गई थी? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दी गई थी। इससे क्या कि जो छोटे छोटे एमएसएमई की जो लोग भी अगर इनको एक्सपोर्ट के लिए हम इनिशिएटिव देते हैं, तो जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो भी क्या करेंगे, अपना एक्सपोर्ट बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। उससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या प्रोडक्ट क्या मैन्युफैक्चर करेंगे, उससे क्या इंडिया में जो एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यहाँ पे हो गया, और उसको हम बाहर भी भेज सकते हैं। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड देश होने का मतलब है कि बाहर की रेवेन्यू अंदर आना, जिससे हमारा क्या फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो क्वेश्चन में इतने, आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त। तो आप एक चीज़ इसमें मैंने लिखा नहीं है वो देख लीजिए। तो ये किस एक्ट के तहत आया था? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए कोई इंडिपेंडेंस अलग से नहीं था, ये एक इंडिया का हिस्सा था। तो इसलिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत इसको क्या है, पाकिस्तान को भी आज़ादी मिली थी। और रियल में देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए आज़ादी नहीं थी, क्योंकि ये इंडियन इंडिपेंडेंस था, पूरा इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस था। और उस समय टू स्टेट की थ्योरी जनरेट हुई थी। तो पाकिस्तान का क्रिएशन था, मतलब पाकिस्तान का जन्म था ये। जो प्लान था, उस जो किस प्लान के तहत मतलब पाकिस्तान और इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था, तो वह था माउंटबेटन प्लान था, जो कि 15 अगस्त को उसको लिए चूज किया गया था। कि 15 अगस्त को आपको पता है कि 1945 को क्या हुआ था, जब जापान के ऊपर अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था। एक तो 6 अगस्त को गिराया था और दूसरा 9 अगस्त को गिराया था। तो आपको रिप्ले करा देता हूँ, 6 अगस्त को लिटिल वो गिराया गया और 9 अगस्त को गिराया था फेटवेन। पहले किस पे गिराया था, हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी पे बम गिराया गया था। क्योंकि जब यूरोप में जब वर्ल्ड वार 1 खत्म हो गया था, लेकिन इधर क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने सॉरी जापान ने क्या सरेंडर नहीं किया था। तो इंडिया ने जब लास्ट में जाके अमेरिका ने 2 एटम बम गिराए थे, और लास्ट में जब 9 अगस्त के बाद जापान ने जाके क्या किया, 15 अगस्त को सरेंडर कर दिया। और 2 सितंबर को उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर था वो भी साइन कर दिया। और 2 सितंबर को वर्ल्ड वार खत्म हो गया था। तो ये भी थोड़ा सा बता दिया है। तो क्या है, उसी 15 अगस्त में जब सरेंडर किया, तो उसी दिन को मेमोरेट करने के लिए, मतलब जो यूरोपियन जो माउंटबेटन प्लान था, उसमें 15 अगस्त को भारत को आज़ादी देना, मतलब समझा कि भारत को 15 अगस्त को आज़ादी देते हैं, एक दो चीज़ें हो जाएंगी। तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो साइन किया गया था, वो कहाँ, दिल्ली में साइन किया जाना था। तो 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे, ठीक है। तो इसका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम +50 GMT, 530 GMT। तो याद रखना, ग्रीनविच टाइम है, उसको मीडियन टाइम है, उसके तहत ये रात को 12 बजे इंडियन टाइम के अनुसार ये 15 अगस्त को साइन किया गया, ठीक है। तो आप ये याद रख लेना, 15 अगस्त उस दिन मतलब रात को शुरू हुई है 12 बजे। तो अब रीजन क्या क्या है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाता है, और इंडिया 15 अगस्त को, मतलब आज़ादी तो एक ही दिन मिली ना। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी हो जाता है, कभी पूछ लेता है कि जब आज़ादी क्या है, आपको ये कॉमन नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप उसको किस तरह बढ़ा सकते हो, तो कोई भी आपको पूछ लेगा कि आप बताइए कि क्या है कि भारत और पाकिस्तान को जब एक ही दिन आज़ादी मिली, तो पाकिस्तान 14 अगस्त को क्यों मनाता है और इंडिया 15 अगस्त को मनाता है। तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला बात तो है कि पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि सेलिब्रेट करना है कि 14 अगस्त को, क्योंकि उस दिन क्या है, 27वां दिन था रमजान का। और वो जो इस्लामिक कैलेंडर है, लूनर कैलेंडर, उसके अनुसार बहुत आस्पियस, जो बहुत ही मतलब पवित्र दिन माना जाता है। एक रीजन तो ये है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है कि इसमें अगर आप बोलेंगे कि ये बात नहीं होती कि मान लेना कुछ चीज़ें नहीं होती, कि मैंने मान लिया कि वो तो सोच लेगा मुझे तो 13 अगस्त को ही क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मिलेगी, तो मान लेना कोई चीज़ नहीं होता। लेकिन उसमें दूसरी एक जो साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक जो थिंग्स है, साइंटिफिक नॉलेज है, वो भी है कि ये जो एक्ट था वो साइन हुआ था रात को 12 बजे इंडिया में, दिल्ली में साइन हुआ था। और वो भी क्या है, किस समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ये साइन हुआ था। लेकिन जो पाकिस्तान में उस समय था क्या, आधे घंटा मतलब लेट है। मतलब रात को अगर 12 बज रहे हैं इंडिया में, तो पाकिस्तान में रात को 11:30 बज रहे हैं, और वो भी 14 अगस्त के, ठीक है। तो आप ये सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन है। तो इसलिए अगर रात को 12 बजे यहाँ साइन हो चुका है, तो पाकिस्तान आधे घंटे मतलब लेट है, तो वहाँ पे 14 अगस्त को ही उनको इंडिपेंडेंस मिल चुकी है रात को 11:30 बजे। तो ऐसे चीज़ों को क्या आपको कलेक्ट करना है। तो ये आप 2 चीज़ें हैं, तो साइंटिफिक चीज़ें भी याद रख लेना कि पाकिस्तान को 14 अगस्त को रात को 11:30 बजे इंडिपेंडेंस मिल गया था। चाहे इंडिया में वो साइन 15 अगस्त को हुआ है। कि समय का यही है कि समय जैसे जैसे हम जाएंगे, जो इंडिया थोड़ा क्या है, जो ईस्ट की साइडें होती है ना, वो थोड़ा अहेड होती है। जैसे आज अभी क्या है, आज मतलब 14 अगस्त है, तो अभी अमेरिका में क्या होगा, 13 अगस्त ही होगा। तो क्या है, ईस्ट साइड क्या हमेशा टाइम में फॉरवर्ड होती है। आप जियोग्राफी में ये चीज़ें पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट न्यूज़ है 14 अगस्त 1987 को। अब ये डेट इतना चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कुछ चीज़ें होती हैं कि आप डेट वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन मैं उसको हिस्ट्री में जोड़ के बता देता हूँ। लेकिन जो चीज़ें होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, भारत रत्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज कन्फर्ड टू खान अब्दुल गफ्फार खान, जो फ्रंटियर गांधी। तो इनका नेशनल मूवमेंट में बहुत हिस्सा रहा है, भारत की आज़ादी में बहुत हिस्सा रहा है। और इनको एक मतलब ये महान जो नेता रहे हैं, उस समय फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो उनको क्या है कि जो पहला जो सिविलियन अवार्ड था जो उनको मिला था, मतलब फर्स्ट नॉन इंडियन थे ये, जो फर्स्ट नॉन इंडियन थे उनको ये अवार्ड मिला है। तो ये याद रख लेना। ये डेट यहाँ पे 14 अगस्त इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है कि जो पहला ऐसा बंदा कौन है जो भारतीय नहीं है, उसको ये भारत रत्न अवार्ड मिला। तो ये याद रख लेना, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये भी याद रख लेना, फ्रंटियर गांधी के नाम से याद कौन रखा जाता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो थोड़ी सी कभी कभी मैं आपको क्या बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहूँगा कि जो उसको कहीं ना कहीं वो क्या डेट से रिलेटेड होती हैं, आज की हिस्ट्री से रिलेटेड होती है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कराता चलूँगा। नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफ शोर पेट्रोल वेसल सार्थक लॉन्च। दो इंडिया का जो ये जो ऑफ शोर मतलब
जो समुद्र की जो सीमाएं हैं उसमें बाहर में क्या पेट्रोलिंग, हमारा ईईजेड में क्या पेट्रोलिंग होती है कि कोई कुछ बाहर से दूसरे देश की शिप तो नहीं आ रही, कोई बिना अनऑथराइज वहाँ पे वेसल तो नहीं आ रहा, तो क्या अक्सर पेट्रोलिंग करती रहती है वहाँ पे। जो मेरीन कम्युनिटीज हैं उनके भी जो राइट्स हैं उनको बचा के रखते हैं, वरना कोई भी देश आएगा कि वहाँ पे क्या है फिश वगैरह कैप्चरिंग किया जाता है। ज़्यादातर देखिए आप जो समुद्री डेल्टा होते हैं, जो जहाँ नदी पानी मिलता है, नदी का समुद्र से मिलता है, तो वहाँ फिशरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, बीच समुद्र में ज़्यादा नहीं मिलेंगी, मतलब किसी आइलैंड के आसपास में मछलियाँ ज़्यादा मिलती हैं। तो इसमें क्या गया है, इसको ईईजेड के लिए क्या है, जो उसको पेट्रोलिंग करने के लिए नया सार्थक जो है लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो ये भी याद रख लीजिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये मतलब बनाया जा रहा है, और वो मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 26 नॉट, और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी है, एंडोरेंस कितनी दूर में चल रहा है, 6000 नॉटिकल माइल्स ये चल सकता है। नेक्स्ट है, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इंडिया क्या है, उसका पहला नंबर आया ऑर्गेनिक फार्मर्स में, सॉरी पहले नंबर में, मतलब सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मर जो खेती करते हैं वो कहाँ पे, इंडिया के हैं। और जो नाइन्थ इन टर्म ऑफ एरिया की जो नाइन्थ नंबर पे है कि कितने एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग होते हैं। तो आपको पता है कि इंडिया में क्या है, छोटे छोटे किसान हैं, उनकी जो 2 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर ऐसे, तो किसान तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और कोई दूसरे देशों में क्या है, जो वहाँ पे किसान कम है और एरिया बहुत ज़्यादा है, तो इस चक्कर में हमारा जो एरिया के चक्कर में नाइन्थ आया, लेकिन वैसे ही फार्मर बहुत ज़्यादा हैं, तो वो फार्मर्स में पहले नंबर पे आया। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आप जानते हो कि हम इंडिया की जो इंडिया में क्या है, इंडिया में नहीं सॉरी, अगर जो फार्मिंग सेक्टर है उसमें क्या, अगर हम फार्म एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें कोई भी फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करेंगे, हम खाद डालेंगे बीजों पे होगा, तो ये काम का फर्टिलाइजर और कोई भी दवाई है उसका छिड़काव नहीं करेंगे हम। ऑर्गेनिक जो मैन्योर्स हो गए, जो केचुए की खाद हो गई, जो नीम की पत्तियों से जो नीम कोटेड हो गई, ऐसी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, तो उसमें क्या होगी, बीमारी नहीं फैलेगी। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को अब पूरे देशों में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। क्यों दी जा रही है, एक तो बताइए, ऑर्गेनिक से क्या है, अगर आप ज़्यादा खाद डालोगे ना तो उस भूमि की उपजाऊता बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। और जैसे हम जो ये खाद का मतलब जो केमिकल खाद है वो डालते हैं, तो उसकी मतलब वहाँ की उपजाऊता खत्म हो जाती है। और दूसरा क्या है कि जो केमिकल डालोगे तो वो फसल में आएगा, फसल के बाद वो ह्यूमन चेन में अपनी जगह बना लेता है, और वो क्या है, पोल्यूशन फैला देता है, मर्दा पोल्यूशन भी हो गया, फिर हमारी बीमारियों का भी घर हो जाता है। और वो पानी में भी चला जाएगा, अगर वहाँ पे पानी बह के अगर नदी में चला गया, पानी से चला जाएगा, पानी से होते हुए क्या है, अपने जो ओशियन से नदियों को भी ये दूषित करता चला जाएगा। तो अभी प्राथमिकता दी जा रही है, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भी ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़रूरी है। तो जो मेजर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट है इंडिया की वो है क्या, फ्लैक्सीड, जो अलसी के बीज होते हैं, सेसम तेल हो गए, सोयाबीन हो गया, चाय हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, राइस हो गए एंड पल्सेज हो गए। तो इंडिया के मेजर जो एक्सपोर्ट है ये है। तो एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि जो पूरे वर्ल्ड में जो फुल्ली ऑर्गेनिक कोई मतलब स्टेट बना था तो वो सिक्किम था। ये तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप याद रख लेना कि जो फर्स्ट स्टेट था जो ऑर्गेनिक बना था वो सिक्किम था। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ ट्रेडिशनली, और नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ट्रेडिशनली भी क्या है, वहाँ पे एक तो ट्राइब्स रहती है ज़्यादा, और वो क्या है, वो एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा रहती है, और वो क्या है, केमिकल वगैरह को यूज़ भी नहीं करना चाहते। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ऑलरेडी भी क्या है, वहाँ पे ट्रेडिशनली भी ये ऑर्गेनिक खेती ही की जाती है। मैक्सिमम वहाँ पे क्या है कि जो स्लेश एंड बर्न वाली खेती थी वो एक तरह की ऑर्गेनिक खेती थी। वो फर्टिलाइजर नहीं डालते, जब वहाँ की जंगल में आग लगा दी और वहाँ पे वो खेती कर लेते, तो वो एक नेचुरली तरीका था खाद का, जो आग लगा के। लेकिन उसको अभी उस दूसरे तरीके से बताया जा रहा है कि गोबर की खाद होती है उसको यूज़ किया जाएगा। तो इसमें क्या है, डेडिकेटेड कुछ प्रोग्राम थे। तो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थन ईस्टर्न रीजन, तो नॉर्थन ईस्टर्न रीजन के लिए एक स्पेशली ये एक प्रोग्राम बनाया गया था, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, जो नेशनल मिशन एंड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इंप्लीमेंटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये क्या है, नेशनल मिशन था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, और जो कि लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। और इसमें क्या होता है कि सर्टिफिकेट देना, आप ऑर्गेनिक है, आप किसी को भी आप बेच दोगे कि ऑर्गेनिक खेती है, नहीं नहीं, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट की जरूरी है कि ये ऑर्गेनिक चीज़ है, इसको सर्टिफिकेट जरूरी है। वरना तो क्या है, ऑर्गेनिक चीज़ें थोड़ी महंगी होती हैं, कि उनमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है, तो उनको हर कोई ऑर्गेनिक करके आप दवाइयों वाला बेचने लग जाए, तो ऐसा नहीं है, उनको सर्टिफिकेशन भी जरूरी है। तो सर्टिफिकेट देखिए उनके बीच, आप जाके देखना कभी सहकारी चीज़ों की एक दुकान होगी, ठीक है, फल फ्रूट सब्जियों की, वो सब्जियां बाहर दूसरा मार्केट होता है ना, उससे सब्जियों से थोड़ी महंगी होती है। तो आप ये कभी आपने सोचा होगा कि वो सब्जी महंगी क्यों है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक वाली होती है, उसमें खाद नहीं मिलाई होती। और जब खाद नहीं होती ना, तो वहाँ एक थोड़ी सी उपज कम होने का चांस रहता है, उपज कम होती है थोड़ी सी। क्या खाद में आप आर्टिफिशियल चीज़ों से केमिकल डाल के उपज ज़्यादा बढ़ा लोगे, तो क्या है, वहाँ पे जो ऑर्गेनिक है उसमें थोड़ी सी उपज कम रहती है। तो वहाँ चीज़ों की जो, अगर चीज़ कम है, कोई चीज़ कम है और उसकी डिमांड ज़्यादा है, कोई भी हो गया, और वैसे भी वैल्यू कम, डिमांड की बात छोड़ो, अगर कोई चीज़ क्वांटिटी में कम है तो उसकी वैल्यू हमेशा ही ज़्यादा होती है। और दूसरा तो था एक
परंपरागत कृषि विकास योजना, तो ये भी नेशनल मिशन इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के था कि ये क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को मोटिवेट करने के लिए किया गया था। उसमें जो फार्मर्स पे कोई लाइबिलिटी नहीं थी कि आपको अगर सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको कोई रुपया नहीं मिलेगा, कोई रुपया नहीं देना, आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपकी खेती ऑर्गेनिक खेती है तो। और फार्मर्स को क्या है 20,000 रुपये पर एकड़, ये एका लिखा गया पर एकड़, 3 साल के लिए क्या है ये दिया जाएगा, हार्वेस्टिंग के लिए हो गया, ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑर्गेनिक खेती के लिए। तो ये स्कीम इंक्रीज किसके लिए की गई थी कि जो भी फार्मिंग है वो केमिकल फ्री हो, इसको इंक्रीज करने के लिए ये स्कीम लागू की गई थी। नेक्स्ट न्यूज है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह लॉन्चेज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO, ठीक है, नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है, ये क्या स्कीम है, तो NIIO इज प्लेस डेडिकेटेड स्ट्रक्चर फॉर यूजर्स टू इंटरेक्ट विथ एकेडमिक एंड इंडस्ट्री। तो वहाँ के जो कुछ कोई भी अगर कोई एकेडमिया है उससे हमें बात करनी है, कोई भी इंडस्ट्री वाले से बात करनी है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो तो उनके लिए, तब उस जो इनोवेशन आप कोई इनोवेशन कर रहे हो तो आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, तो आपको डायरेक्ट जो कुछ इंडस्ट्री हो गई और उन एक एकेडमिया है उनसे बात करनी है, तो वहाँ पे ये क्या है, आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे। तो फोस्टिंग इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन फॉर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस इन कीपिंग द आत्मनिर्भर भारत, निर्मल भारत नहीं, आत्मनिर्भर भारत। तो इसमें क्या है 3 ऑर्गेनाइजेशन होंगे, कौन कौन से होंगे, नेवल टेक्नोलॉजी एक्सीलरेशन काउंसिल होगी, जो कि क्या इनोवेशन और इंडिजनाइजेशन, अगर आपको इनोवेशन करना है तो साथ साथ में ऐसी कोशिश करेंगे कि हर चीज़ें देश में ही बनी हुई हो, तो उनको भी एक साथ लेके चलेंगे। ये नहीं है कि हम कोई इनोवेशन करें तो हर चीज़ बाहर से ला रहे हैं, तो वो इनोवेशन कुछ नहीं हुआ कि हम बाहर की चीज़ों के लाके समझ करना, तो हम यहीं पर बनाएंगे और उसको एक साथ लेके चलेंगे, इंडिजनाइजेशन और इनोवेशन को। दूसरा है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सीलरेशन सेल, तो आप नाम से समझ रहे हो कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए बात हो रही है। क्रिएटेड और इंडक्शन ऑफ एमर्जिंग डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, तो एक्सेलरेटेड इन टाइम, तो क्या है कि जो कोई नई टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया जाएगा और इन टाइम में। और नेक्स्ट हो गया डायरेक्टर ऑफ इंडिजनाइजेशन, तो ये इनको सब जो इंडिजनाइजेशन की चीज़ का एक डायरेक्टर होगा वो इनको डील करेंगे। नेक्स्ट है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चरल एजुकेशन रेगुलेशन 2020। तो अभी गवर्नमेंट पता है आपको एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत ध्यान दे रही है, क्योंकि अभी जो आने वाला समय होता है, हमेशा फ्यूचर होता है ना, वो यूथ का होता है, कभी का भी हो यूथ होता है ना, किसी देश का जो बैकबोन होता है, घर का भी बैकबोन होता है, यूथ ही होता है। तो उसकी एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी स्तर बढ़ना चाहिए, ठीक है, मतलब एजुकेशन कैसी हो जाएगी, बहुत ही मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं हो और बहुत मिनिमम स्तर की भी नहीं हो कि एकदम लो लेवल की भी नहीं हो। एजुकेशन में क्या है हमेशा एनहांसमेंट होता जाता है, बढ़ती जाएगी, तभी आप क्या है हम डेवलप हो जाएंगे। तो अभी मिनिमल जो स्टैंडर्ड है वो भी रख दिया गया है कि इससे ऊंचे की मतलब अच्छी स्टैंडर्ड की एजुकेशन होनी चाहिए। तो क्या है इसका एड्रेस चैलेंज क्या मेन चीज़ हो गया, जो आर्किटेक्चर है उसको क्या करेंगे, जो एरिया है ह्यूमन हैबिटेट है वो भी आपको पता है, कहीं पे अब जो कहीं मुंबई की आप बात कर लीजिए, वहाँ का जो एरिया हो गया वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहा है, वहाँ पे कोई अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो गया। अनप्लान डेवलपमेंट होने के बाद क्या हो गया, वहाँ पे बरसात होती है पानी भर जाता है, वहाँ तूफान आ जाते हैं, मतलब पानी इस तरह हो जाता है कि आप सड़क वहाँ पे ऊंची है और घर नीचे है, तो अगर थोड़ा सा भी पानी भरेगा तो घर सड़क से पानी कहाँ जाएगा, घरों में चला जाए, तो वो अनप्लान्ड एक मिनोरिटी। तो उसीलिए क्या गया है कि जो ह्यूमन हैबिटेट पे जो चैलेंज फेस किए जा रहे हैं तो उनको डील करने के लिए क्या आपका आर्किटेक्चर भी स्टेट होना चाहिए। आर्किटेक्चर का मतलब ये नहीं है कि केवल बिल्डिंग ही बनाना, वो पूरे शहर का भी डायग्राम बनाते हैं कि मतलब शहर के क्या कैसे होगा, कैसी बसावट होगी, किस तरह हमें कहाँ से रोड निकालनी है, तो ये भी चीज़ें होती है। तो सबसे ज़्यादा मेन अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोगों को बस्ती कैसे बनाई जाए, ताकि जो जो कोई भी डिजास्टर आती है उसको हम ऊपर से निकल से मतलब डिजास्टर को ओवरकम किया जाएगी। तो प्रोपेल इंडिया टू ए न्यू हाई इन द एरियाज ऑफ इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, तो ये मैंने आपको बता दिया है। रूल्स हैव बीन नोटिफाइड बाय द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, तो जो रूल्स हैं वो किसके द्वारा नोटिफाई किए जाएंगे, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के द्वारा। तो इसका रेगुलेशन क्या होगा, जो नए नए रेगुलेशन क्या क्या होंगे, दो चॉइस बेस्ड क्रेडिट इंट्रोडक्शन हो जाएगा, आपको कुछ चॉइस दे जाएंगे, बहुत सारे क्रेडिट्स होंगे, उनमें से आपको चॉइस रहेगी कि आपको कौन से क्रेडिट में आपको डिग्री पानी है। दूसरा प्रैक्टिकल हैंड्स हो गया, आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा, आपको प्रैक्टिकल भी दे जाएंगे जो 8 एंड 9 सितंबर के तहत। आपको एग्जिट ऑप्शन भी रहेगा, आप छोड़ भी सकते हो कि नहीं कर पा रहे हो। न्यू कोर्सेज, नए कोर्स भी उसमें अंदर क्या है इनकलकेट किया जाएगा। और एम्प्लॉय, फिर बाद में क्या ऐसे कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसका आपका स्किल डेवलप भी हो और साथ में आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल पाए। तो अभी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर देखते हैं, एक ये स्टेच्यूटरी बॉडी है, तो ये याद रख लेना, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एक स्टेच्यूटरी बॉडी है जो क्रिएट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्किटेक्चर एक्ट 1972, तो ये याद रख लेना। प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, तब ये आर्किटेक्चर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर क्या करती है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है आर्किटेक्चर्स का वो ये डील करती है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन डील करती है, और जो क्वालिफिकेशन है उनको रिकॉग्नाइज करती है, और ये रजिस्टर भी मेंटेन करती है, जो आर्किटेक्ट्स है उनका जो ऑल ओवर इंडिया में उनका रजिस्टर एक मेंटेन करती है। नेक्स्ट है नासाज प्लांट हंटर टेस्ट,
जो प्लानेट हंटर, जो मतलब प्लानेट हंटर मतलब प्लानेट, जो प्लानेट्स हैं उनको खोजने के लिए। तो ये क्या है, टेस्ट की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांजिटिंग एक्सो प्लानेट सर्वे सेटेलाइट। तो टेस्ट की जो फुल फॉर्म है ट्रांजिटिंग एक्सो प्लानेट सर्वे सेटेलाइट है। तो एक सर्वे के लिए एक सेटेलाइट भेजा गया था कि जो दूसरे तरह के, तो इसने क्या किया अभी, फाउंडेड 66 न्यू एक्सो प्लानेट और वर्ल्ड बियॉन्ड और सोलर सिस्टम। तो अपने सोलर सिस्टम में तो 8 प्लानेट है, उनके अलावा जो सोलर सिस्टम में बियॉन्ड है कोई और भी अलग सोलर सिस्टम, तो उसमें जो प्लानेट्स खोजने हैं कि प्लानेट्स क्या होता है, जो एक बड़ी जो तारा होता है, स्टार होता है, उसके जो चक्कर लगा रहे होते हैं उनको प्लानेट बोला जाता है। और उनकी जगह एक जो स्पेसिफाइड कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनको प्लानेट बोला जाता है। तो ये उनको खोज रहा है, तो लगे इसने लगभग 66 न्यू एक्सो प्लानेट खोज लिए हैं। तो आप ये भी सोच लीजिए कि अगर आज हम यहाँ पे हैं तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हमारे अलावा भी कोई और कहीं ना कहीं है। तो हमें अभी उसी के लिए हमारा काम हो रहा है कि हम उन भाइयों से भी मिलें जो हमारे जो पूरे ब्रह्मांड के जो सोलर सिस्टम से बाहर है। तो दोनों उधर भी कोई ट्राई कर रहा होगा डेफिनेटली दूसरे ग्रह से भी, तो हम भी वही ट्राई करें। तो ये क्या है, एक स्पेस टेलीस्कोप थी जो नासा का जो एक्सप्लोरर प्रोग्राम उसके तहत, तो डिजाइन टू सर्च एक्सप्लोर प्लैनेट यूजिंग द ट्रांजिट मेथड इन एरिया ऑफ 400 टाइम्स लार्जर देन कवर्ड बाय केपलर मिशन। तो जो ये ट्रांजिट मेथड यूज करेगी, जो कि जो जो केपलर मिशन था पुराना, उससे भी 400 गुना ज़्यादा दूर एरिया कवर करेगी। तो पहले देख लेते हैं कि ट्रांजिट मेथड कैसे होता है। तो अभी देख लीजिए, ये मान लो कोई बॉडी है, मतलब ये तारा हो गया कोई, है ना, नॉर्मल। और इस तारे के पास में से कोई अगर सामने से कोई दूसरा ये छोटा ग्रह है, तो ये क्या है, फिर वो खोज रहे हैं तो इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, वो एक्सो प्लैनेट है। तो अगर किसी तारे के सामने से कोई, हम देखते नहीं कि अगर कभी हम देखते हैं कि आज अपने सूरज के सामने से बुध ग्रह गुजरेगा, तो क्या वहाँ होता है कि एक छोटा सा डॉट चला जाता है, एक डॉट दिखाई देता है आपको। तो उसमें क्या होता है कि फिर वहाँ पे जो सोलर से अगर एनर्जी, अब हमें यहाँ डॉट दिखाई देता है, लेकिन जो शुक्र ग्रह हो गया, जो बृहस्पति ग्रह हो गया, वो क्वांटिटी हम इंडिया, जो इंडिया सॉरी नाम आ जाता है, अपने देश का नाम तो हमेशा पहले आता है, कि धरती से है ना बहुत बड़े होते हैं। तो अगर सूर्य से अगर सामने से कोई इतना बड़ा ग्रह गुजर रहा है, तो वहाँ पे अगर आपको एक इस लेवल पे आपको एक मतलब एक ग्राफ में आपको एनर्जी रिसीव हो रही है, लेकिन उसके सामने से एक बहुत बड़ा ग्रह निकला है, तो सूर्य से आने वाली एनर्जी क्या कम हो जाएगी, ठीक है, ऐसे ग्राफ नीचे आ जाएगा, और फिर जब वो वापस निकल जाए तो ऐसे ग्राफ वापस ऐसे चलने लग जाएगा। तो ये ग्राफ यूज करेगा कि अगर किसी सोलर जो जो कोई ग्रह है, वो कोई बड़ा तारा है, उसके सामने से कोई दूसरा तारा गुजर रहा है, और उससे क्या कैसे पता चलेगा कि रेगुलर इंटरवल में कोई तारा गुजर रहा था, वो एक मतलब ग्रह का काम है। एक जो ग्रह होता है ना, वो रेगुलर इंटरवल में उसी अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो ये हो गया ट्रांजिट मेथड। और जो केपलर मिशन था वो भी एक स्पेस टेलीस्कोप थी जो कि लॉन्च की गई थी नासा को, जो वो भी उसका भी काम था डिस्कवर एक्सोप्लैनेट। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे अगस्त 14 वाइड कौन से एक्ट के तहत पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी 14 अगस्त को, तो उस एक्ट का नाम बताना है। इंडिया एंड पाकिस्तान टू डिफरेंट नेशन क्रिएटेड बाई, तो उस प्लान का नाम बताना था जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान को दो देशों में विभाजित किया गया। फर्स्ट नॉन इंडिया टू रिसीव द ऑनर भारत रत्न, तो फर्स्ट नॉन इंडियन था, उनको भारत रत्न मिला। ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा है, फर्स्ट स्टेट टू वर्ल्ड बिकम द फुली ऑर्गेनिक, तो पहला राज्य कौन सा है तो फुली ऑर्गेनिक बना था। पांचवा क्वेश्चन है, इंडिया रैंक, तो इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मर्स के हिसाब से इंडिया की कौन सी रैंकिंग है, और एरिया के हिसाब से कौन सी रैंकिंग है, तो ये आपको देना होगा आंसर। नेशनल काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कौन सी बॉडी है, और ये कौन से एक्ट के तहत बनाई गई थी। नेक्स्ट, नासा का टेस्ट मिशन है, किसके लिए डेडिकेटेड है, मतलब क्या काम के लिए ये स्पेस में भेजा गया था। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी। तो क्वेश्चन क्या है, कभी कभी जो कुछ पर्सन छूट जाते हैं पीछे की न्यूज में, तो मैं क्या कवर करूंगा उसके लिए मैं आपको, मैंने क्या किया आज, जैसे ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, अगर आता है तो आपको आपने देख लिया तो आपका आंसर देखो, मैं कल मैं इसको एलिब्रेट कर दूंगा। तो स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी जो कौन से जो मिनिस्ट्री लॉन्च में किया है, इसमें क्या किया जाएगा, आपको जो बेसिक फोन है ना उस पर भी क्या है एक कॉल सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा, तो आपको स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पूरी डिटेल दी जाएगी। तो बेसिक फोन पे भी आप फोन करके स्वच्छ भारत मिशन की ये डिटेल ले सकते हो। तो आपको मैंने मिशन के बारे में बता दिया है। स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी क्या है कि एक एकेडमी बन जाएगी जहाँ पे आप बेसिक फोन से भी बात करके स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जानकारी ले सकते हो, और अच्छी जो इसके बारे में स्वच्छता के बारे में सारी जानकारी ले सकते हो। तो आपको ये बताना है कि मिनिस्ट्री कौन सी है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट रजिस्टर कोविड-19 वैक्सीन, तो कौन सा देश है जिसने कोविड-19 की वैक्सीन अभी मतलब हाल ही में इजाद किया। इसको अभी WHO ने भी दिया गया है कि आप कुछ ना कुछ मतलब ह्यूमन ट्रायल हो गया उसको क्या बीच में से छोड़ रहे हो, इसको थोड़ा वार्न भी किया है, लेकिन आप कंट्री का नाम बताइए तो मैं बता दूंगा। ये इतना तो मैं आपको हिंट देता हूँ कि ये जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं जो वीटो पावर वाले देश हैं उनमें से एक देश है जिसने ये किया है। नेशनल पोर्टल फॉर सुरक्षा डील विद द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ह्यूमन विथ एनिमल, जो सुरक्षा जो अभी एक पोर्टल तैयार किया गया था वो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, तो ये कौन सा एनिमल के साथ कॉन्फ्लिक्ट है उसको ये डील करेगा। तो
आज की न्यूज़ के लिए इतना ही। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो skvinci.blogspot.com से। तो आशा करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो किसी तरह भी, तो आप दूसरे बंदे को भी इसका क्या है फायदा दे सकते हो। कहीं ना किसी बंदे की क्या है, अगर न्यूज़ अगर छूट जाती है तो वो क्या है, एक न्यूज़ कवर कर सकता है। क्योंकि आज को पता है कोई भी एग्जाम होता है तो सबसे बेस्ट 1% बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो दोबारा रिवाइज कर लेगा तो एक तो रिवीजन हो जाएगा, और अगर कोई न्यूज़ किसी दूसरे बंदे से, कोई दूसरे चैनल से छूट जाती है, वो न्यूज़ कवर अप हो जाएगी। तो फिर एक बार कहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डेफिनेटली आप डिसलाइक कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ वीडियो में कमी है। तो आप उसको जो कमी है मेरी प्लीज सजेशन बॉक्स, मतलब आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट जरूर कीजिएगा, ये आपसे आशा करता हूँ। तो कल फिर मिलेंगे जो आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर के साथ एंड नई न्यूज़ के साथ अच्छी तरह से डिटेलमेंट में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।